तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मस्त है और पढ़ाई ठीक से चल रहा है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी चलते हम लोगों ने क्या किया था, एक इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज़ हम लोगों ने रिवीजन सीरीज़ उठाया था। तो उस रिवीजन सीरीज़ में लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज आप लोगों के सामने लेके आने का। तो लगभग इस टॉपिक सीरीज़ में 5 क्लास अभी तक हो चुका है। तो 5 क्लास डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का हम लोगों ने लाने की कोशिश किया। और आज जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आप लोगों के सामने लाया, जिसका वेटेज रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ रिलेटेड टू साइंस। साइंस में भी क्या है, बायोलॉजी। ठीक है, क्योंकि जितना भी साइंस में देखो, साइंस के हिसाब से बायोलॉजी का वेटेज, बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो आज हो जाएगा अपना बायोलॉजी का क्लास नंबर 1। और साइंस का जितना भी क्लास रहेगा, सारा क्लास वन लाइनर फॉर्मेट पे रहेगा। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट पे रहेगा, ताकि हम लोग बहुत कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर पाएँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक क्या है। आ जाते हैं अपना फर्स्ट स्लाइड में। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन बनता है, दैट इज़ हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज़ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी को हम लोग बोलते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी वेल। तो बायोलॉजी का दोनों हिस्सा है, दो हिस्सों में हम लोग बायो को पढ़ते हैं। क्या क्या, एक हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी और एक हम लोग पढ़ते हैं बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी क्या है, जहाँ हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स। ठीक है, वो हो गया अपना जूलॉजी पार्ट। और सीधा भाषा में बॉटनी क्या, ट्रीज और प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटनी। तो एरिस्टोटल जो थे, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। अभी यहाँ से और एक क्वेश्चन बन गया कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, तो दैट इज़ थियोफ्रस्टस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट सब्जेक्ट का जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो स्टडी वाइज किसका स्टडी को क्या बोलते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब बायो में अगर हम लोग देखें, तो सबसे बेसिक यूनिट आता है सेल। अब बहुत सारा सेल जब एक साथ कंबाइन हो जाता है, तो फॉर्म करते हैं टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू जब एक साथ कंबाइन होता है, तो फॉर्म करता है ऑर्गन। बहुत सारा ऑर्गन जब एक साथ कंबाइन होता है, तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम। और लास्ट में, अगर सबसे ज़्यादा लास्ट में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम एक साथ कंबाइन होके एक बॉडी फॉर्म करता है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टडी ऑफ सेल इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे साइटोलॉजी, और दूसरा है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत सारा टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये किससे रिलेटेड है, जैसे कि एग्रोनॉमी। आज हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको, क्योंकि और भी बहुत सारा टॉपिक में वीडियो बनाना है, अपलोड भी करना है। तो देखो, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। नेक्स्ट पूछता है कि एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का हम लोग स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। नेक्स्ट, डेंडोक्रोनोलॉजी। अब क्रोनो से समझ में आ रहा है कि क्रोनो मतलब क्या है, एज या तो टाइम। कोई भी टाइम का अगर हम लोग बात करें, तो क्रोनोलॉजी का ही बात करते हैं। तो डेंडोक्रोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एज ऑफ द ट्रीज। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर हो गया क्या, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स और फ्लोरल प्लांट्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइकोलॉजी एंड फाइकोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये दो टॉपिक्स हैं। माइकोलॉजी क्या है, माइकोलॉजी इज़ द स्टडी रिलेटेड टू फंगी। एंड नेक्स्ट, फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी रिलेटेड टू एल्गी। ये भी पूछता है कि पेडोलॉजी क्या है। पेडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सीड्स। जब सीड्स के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग मानते हैं स्पर्मोलॉजी।
आई होप ये जितना भी टर्मिनोलॉजीज 8 या 10 जो भी है क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अब देखो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का अंदर का केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है। इथोलॉजी देखो, इथोलॉजी मतलब है एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। नेक्स्ट एंटोमोलॉजी, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, और यहाँ पे एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आता है इंग्लिश में वो उसी में भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ एंटोमोलॉजी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट आगे देखो जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म विथ एज। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। हिमेटोलॉजी, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। हिमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू हिम जो वर्ड है रूट वर्ड, उसको हम लोग पकड़े तो दिस इज रिलेटेड टू ब्लड। तो हिमेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिजीज। आगे बढ़ते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के बारे में हम लोग जब ज़्यादा स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मायोलॉजी। मायोलॉजी इज स्टडी ऑफ मसल्स। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। एंड ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स। यहाँ पे भी कुछ 8-10 हैं टर्मिनोलॉजीज जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, उसी को हम लोग जो रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड है उसको हम लोग यहाँ पे उठाने की कोशिश किया है। आगे बढ़ते हैं, देख ले आगे क्या है। देखो इक्थायोलॉजी, इक्थायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ टीथ, डेंटल प्रॉब्लम्स जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ ओडोंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी से किन का नाम आगे आता है? इंडिया का फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली। ठीक है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा, गोवा में स्थित है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फाइलोजेनी। व्हाट इज़ फाइलोजेनी? डेवलपमेंट हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे कैसे डेवलप होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं जिस ग्रुप में, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब जितना भी यहाँ पे एनिमल्स का बारे में हम लोग बात करते हैं तो सबको तो अलग अलग करके हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सबको हम लोग एक कैटेगरीली डिवाइड कर दिए हैं कुछ ग्रुप्स में, तो उसी ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये जो है ये 7 हायरार्की जो है वो आता है किसमें? टैक्सोनॉमी में। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। अगर एक्सटर्नल पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है। नेक्स्ट देखो फार्माकोलॉजी। फार्मा से समझ में आता है दिस इज रिलेटेड टू मेडिसिन और ड्रग्स, तो स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शन। ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में CGL में पढ़ा था कि मिर्मिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो मिर्मिकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ आंट्स। चीटी, चीटी का स्टडी को हम लोग बोलते हैं मिर्मिकोलॉजी। तो आई होप जितना भी ये 3 स्लाइड में 1, 2 और 3 स्लाइड में जितना भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज था हम लोग यहाँ पे उठाने की कोशिश किए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब देखो रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच जो फेमस साइंटिस्ट है उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया। ठीक है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? रॉबर्ट कॉच को। नेक्स्ट देखो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्योंकि फर्स्ट वैक्सीन
फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर किया था। कौन सा वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो था वो एडवर्ड जेनर जी ने डिस्कवर किया था, तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट देखो, लुइस पास्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पायनियर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पैस्चराइजेशन एक इफेक्ट भी है, पैस्चराइजेशन ये इफेक्ट भी लुइस पास्चर की तरह डिस्कवर किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिपोक्रेटस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में ऐड कर दिया, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है। ये सारा क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार रिपीटेड, 5 to 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था विलियम हार्वे, कि हम लोगों का बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे कार्ल लैंडस्टाइनर। अपना ब्लड ग्रुप की कौन सा है? ए बी एंड ओ। ये जो 4 ब्लड ग्रुप ऑन द बेस्ड ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इफेक्ट, तो इसी को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टाइनर ने। नेक्स्ट देखो, सेलुलर न्यूक्लियस, मतलब सेल का जो न्यूक्लियस है, दैट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट देखो, एंजाइम्स का अगर मैं बात करूँ तो एडवर्ड बचनर, ये जो है एडवर्ड बचनर ने एंजाइम्स का डिस्कवर किया था। कहाँ से? मेज का जो स्टार्च होता है वहाँ से ये फर्स्ट डिराइव किया था एंजाइम को। नेक्स्ट देखो, हार्मोन्स वाज डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। बेलिस एंड स्टार्लिंग ने क्या किया? हार्मोन डिस्कवर किया। ये 2 क्वेश्चन लगभग 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड है, 3 to 4 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखो, सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी इज गिवन बाय एम स्लाइडेन एंड टी स्वान, ये भी पूछता है। नेक्स्ट, म्यूटेशन थ्योरी, तो म्यूटेशन थ्योरी क्या है? म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय हुगो डी वीरिज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था इवोल्यूशन। कहाँ पे दिया था? गैलापागोस आइलैंड। जब गैलापागोस आइलैंड में ये गए थे कुछ रिसर्च करने, वहाँ पे इनको दिखा है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, एंड उसी पे बेस्ड होके ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी दिया है। नेक्स्ट, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब साइंटिफिक नेमिंग, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं नेमिंग के। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो है मैग्नीफेरा इंडिका, अगर ये साइंटिफिक नेम है तो मैग्नीफेरा इसका एक पार्ट हो गया और इंडिका एक पार्ट, तो दिस कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। 2 पार्ट है, जहाँ पे पहले वाला जो है दैट इज जीनस नेम, एंड इंडिका जो है दैट इज स्पीसीज नेम। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट होता है उसमें हम लोग जीनस नेम मेंशन करते हैं, और जो सेकंड वाला दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम लोग मेंशन करते हैं स्पीसीज का नेम। तो यही है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो दिया किसने था? कैरलस लिनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी में भी इन्हीं का नाम आता है। अभी मैंने बताया टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी मतलब वो जो हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ ग्रुप्स में, 7 जो हायरकी मैंने अभी बताया कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये 7 हायरकी टैक्सोनॉमी में आता है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस इज ऑल्सो गिवन बाय ग्रेगोर जोहान मेंडल। इनहेरिटेंस किसने दिया? इनहेरिटेंस थ्योरी जो दिया है दैट इज बाय मेंडल। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा जितना भी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज है इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग एक बार ये चार्ट को देख के जाओ तो बहुत ही क्विक टाइम में ये रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेल का कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे छोटा यूनिट जो है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग बोलते हैं सेल। देखो, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665।
1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, बट हम लोगों को पता है कि दिस सेल वाज डेड सेल। क्योंकि कहाँ से डिस्कवर किया था? बॉटल का जो क्वार्क होता है ना, क्वार्क का एक थिन स्लाइस लेके उनको माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के ये फर्स्ट सेल डिस्कवर किया। सेल का शेप इन्होंने कैसे देखा? हेक्सागोनल, हनी कॉम जैसे होता है ना, हनी कॉम जैसे देखा था इनको सेल, यही हेक्सागोनल शेप पे। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक। A.V. लीवेनहॉक बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछता है कि सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी अभी मैंने बताया कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। बट ये क्वेश्चन पूछता है कि न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से बना हुआ सेल है, उसी से मतलब उसी का सेम तरीके का सेल बनता है। तो ये थ्योरी कौन दिया? ये से थ्योरी दिया है रुडोल्फ वर्को बोल के एक साइंटिस्ट है, तो रुडोल्फ वर्को। नेक्स्ट देखो, द लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच का जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, दिस इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल। इट इज़ टॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ये भी पता है कि सबसे टॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड क्या है? ऑस्ट्रिच। और स्मॉलेस्ट का अगर मैं बात करूँ, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड वो हो जाएगा अपना हमिंग बर्ड है सबसे छोटा। आगे बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट सिंगल सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। इनको कैटेगरीज किया है बाद में मोनेरा ग्रुप पे। जब हम लोग ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मोनेरा एक ग्रुप है, तो मोनेरा ग्रुप पे इनको कैटेगरीज किया है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को हम लोग बोलते हैं PPLO। ठीक है, PPLO का फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पूछते हैं मोनेरा पे माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है? ओवम। नेक्स्ट पूछेगा, द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्पर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द सेल ऑफ लीवर हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन। सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिंग कैपेसिटी। अगर किसी कारणवश ये सेल खराब हो गया तो फिर से नया सेल बनने का जो कैपेबिलिटी है उसी को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। तो सबसे ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी में लीवर सेल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द नर्व सेल हैज़ द लीस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन। अब नर्व सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन हम लोगों का बॉडी में किसी कारणवश इनमें कोई हानि होता है तो इनमें रीजनरेशन कैपेसिटी है ही नहीं, मतलब फिर से ये यहाँ पे न्यूरॉन बन नहीं सकता, नर्व सेल नहीं बन सकता। और द लार्जेस्ट नहीं, ये बनेगा लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक है, ये लंबाई में सबसे ज़्यादा है, क्या है? न्यूरॉन और नर्व सेल। आई होप ये सब क्लियर हो गया वन लाइनर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कॉम्पोजिशन। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड कॉम्पोजिशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक सेल कैसे दिखता है। अभी मैं अगर बेसिक सेल के लिए बात करूं तो सेल में भी हेक्सागोनल इन शेप, तो इनका एक आउटर कवरिंग होता है। प्लांट सेल में इनका आउटर कवरिंग है एक, और एनिमल सेल में इसका आउटर कवरिंग है एक। ये हो गया एनिमल, ये हो गया प्लांट। तो प्लांट में इसका सबसे बाहर जो कोट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और उसके बाद रहता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
बट अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ तो यहाँ पे सेल वॉल होता नहीं है, इसमें सिर्फ होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज सेल वॉल इन प्लांट सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। अभी मैंने ये बताया। नेक्स्ट देखो, द प्लांट सेल वॉल इज अ डेड कवरिंग, मतलब दिस इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डेड सेल। कैसा सेल से बनेगा? डेड सेल। ठीक है, ये सेल किससे बनता है? सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड काइटिन प्रोटीन। इसीलिए जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज नॉन परमिएबल। नॉन परमिएबल, परमिएबल मतलब इसके अंदर से कुछ पास नहीं हो सकता। और स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है? हार्ड, वेरी हार्ड सरफेस। अब देखना, जब पेड़ को काटोगे, ठीक है, एक बड़ा पुराना वाला पेड़ काटोगे तो ऊपर में सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो छिलका पहले निकल जाता है, उस वो है सेल वॉल। उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा डीप करके काटोगे तो फिर एक लिविंग सेल, लिविंग मेम्ब्रेन दिखेगा, वही है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में क्या है? सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल। क्वेश्चन पूछता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से क्या बनता है? अपना पेपर, पेपर इंडस्ट्री में जितना भी पेपर बनता है उसका मेन एलिमेंट क्या है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड काइटिन प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट देखो, सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं बात करूँ तो ये प्लांट सेल में भी है एज वेल एज एनिमल सेल में भी है। प्लांट सेल का ये सेकेंड मोस्ट मेम्ब्रेन है और एनिमल सेल का ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। दिस इज मेड अप ऑफ अलाइव सेल। तो लिविंग सेल से बना है ये, ठीक है, लिविंग सेल से बना है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मेड अप विथ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड और प्रोटीन का लेयर से बनता है, लिपिड एंड प्रोटीन का लेयर से बनता है क्या? सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या है? नॉन परमिएबल मतलब डोंट अलाउ एनी सब्सटेंस टू गो इनटू द इनर साइड। ठीक है, तो वो किसी को अलाउ नहीं करता है, इसका मतलब है नॉन परमिएबल। एंड सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, ऑल्सो सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सोडियम एंड पोटेशियम आयन। सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ऐसा ट्रांसपोर्ट जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और अपहिल, इसको हम लोग बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अप साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो अप साइड में हम लोगों को क्या चाहिए होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहता होगा। तो भाई जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लेता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज सिलेक्टिवली परमेबल, तो हो जाएगा आंसर इसका सेल मेम्ब्रेन। और पूछता है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। ओके, तो सेल वाला सेल मेम्ब्रेन में बेसिक डिफरेंस हम लोगों को समझ में आ गया। यही क्वेश्चन इस यहाँ से बनता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या है अपना नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे दो फोटो मैंने ऐड किया है कि क्या है क्या नहीं है। देखो, अगर प्लांट सेल में देखूँगा मैं तो यहाँ पे अपना सेल वॉल दिख रहा है। ये देखो सेल वॉल, मेंटेन सेल शेप एंड साइज, एकदम आउटर मोस्ट लेयर है ना सेल वॉल। और इसी को हम लोग अगर एनिमल सेल में देखें तो यहाँ पे सेल वॉल नहीं मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। पहले दो दो फोटोग्राफ्स में लास्ट एंड में दिखा दूंगा क्या है क्या नहीं है। ये भी प्लांट लिख गया क्या? अच्छा, ये प्लांट नहीं होगा, दिस शुड बी एनिमल सेल। ठीक है, ये एनिमल सेल का फोटो है। एनिमल सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इनसाइड द
cell membrane there was a jelly like fluid substance which is called cytoplasm. अब जैसे मैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा, मतलब सेल का अंदर में इंटर कर चुका हूँ, तो वहाँ पे एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है अंदर, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस जिसके ऊपर बहुत सारा मतलब सेलुलर ऑर्गेनल्स जो है बाकी सब वो फ्लोटिंग के अवस्था में रहता है, जैसे कि लग रहा हो कि उसमें फ्लोट कर रहा है। तो वही जो लिक्विड सब्सटेंस है सेल के जस्ट अंदर, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। इसको मैट्रिक्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या है, साइटोप्लाज्म। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। साइटोप्लाज्म का मेन एलिमेंट है ही क्या, वाटर। अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर से कंपोज होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट देखो, सम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा इज इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन दैट सेपरेट देम। मतलब ये जो खुला स्पेस, अगर मैं ये मान लूँ सेल है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है। अब बाकी सारा ऑर्गेनल्स, जैसे कि मैं मानूँ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपना हो गया न्यूक्लियस, तो ये सारा इसमें फ्लोटिंग अवस्था में रहता है। तो ये सारा ऑर्गेनल क्या है, मैक्सिमम ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है जो इनको साइटोप्लाज्म से अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अनदर जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस के अंदर में अगर देखूं तो कुछ अलग फ्लूइड सब्सटेंस और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि सेल, अगर मैं मानूँ ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर इधर हो गया साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे हो जाएगा अपना, अगर ये न्यूक्लियस में मानूँ, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों अलग किससे होता है, दोनों अलग होता है ये न्यूक्लियस का जो कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग करता है। बट सेल के अंदर यही साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म जो है फ्लूइड, ये दोनों को मैं एक साथ कहूँ तो ये दोनों को एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और यही प्रोटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो चाहिए होता है। एंड ये टर्म जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है, दिस वाज गिवन बाय परकिंजी। परकिंजी बोल के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। Nucleoplasm plus cytoplasm togetherly called protoplasm, and the name protoplasm was given by Purkinje. आई होप ये क्लियर है कि क्या है नहीं है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म कौन सा है, न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। देखो, सेल के अंदर मैं बात करूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल इज़ न्यूक्लियस बिकॉज इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। जितना भी सारा जेनेटिक मटेरियल है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, लाइक क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक्स और हेरिडिटी के लिए जो भी चाहिए होता है, सारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मतलब ब्रेन ऑफ द सेल अगर पूछेगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछता है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो रॉबर्ट ब्राउन। ये मैं पहले ही बोल के आया हूँ डिस्कवरीज में कि न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस का 3 पार्ट है, मैंने अभी बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। मेन पार्ट जो हो गया न्यूक्लियोलस, एंड जो मैट्रिक्स और लिक्विड जो पार्ट है, लिक्विड जो रहता है इसके अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
पूछेगा कि जितना डीएनए है, डीएनए जो है वो किस में है, न्यूक्लियस में है। तो न्यूक्लियस छोड़ के ऐसा और कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास अपना डीएनए है, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है। और एक हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, न्यूक्लियस छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास अपना डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर मैं बात करूँ आरएनए का, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे डी ऑक्सी राइबोज शुगर रहता है और यहाँ पे सिंपल राइबोज शुगर रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इम्पोर्टेंट क्या है, इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब जहाँ पे भी अपना जो खाना हम लोग खाते हैं, वहाँ खाना से हम लोगों को एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी। खाना हम लोगों का किस फॉर्म में एनर्जी मिलता है, एटीपी। तो एटीपी का सिंथेसिस होता कहाँ पे है, तो एटीपी का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यही अपना यूनिट ऑफ पावर है। सेल का जो यूनिट ऑफ पावर है वो हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी। एटीपी बनता कहाँ पे है, एटीपी बनता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन एंड नेम्ड बाय बेंडा। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आंसर हो जाएगा ऑल्टमैन। और नेम्ड बाय पूछेगा तो नेम्ड बाय बेंडा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब ऐसे 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 देखने वाला हिस्सा मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का वॉल में, जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का इनसाइड जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है मैंने, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो क्या है, एडीपी प्लस पी है। एडीपी मतलब हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसके साथ एक फॉस्फेट जब ऐड होता है तो ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन पूछेगा क्रेब्स साइकिल्स कहाँ पे होता है, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, क्रेब्स साइकिल अकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल किस में क्या है, क्रेब्स साइकिल्स में एनारोबिक प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल और ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल और ग्लूकोज। ठीक है, ये होता है एरोबिक प्रोसेस, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, जहाँ पे ऑक्सीजन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक, जहाँ ऑक्सीजन नहीं लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एनारोबिक। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाय द ब्रेक डाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 एटीपी और 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एक मॉलिक्यूल अगर मैं ग्लूकोज को तोड़ता हूँ तो 38 एटीपी फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ, एक हो गया क्रेब्स साइकिल और एक हो गया ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और एक हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के अगर मैं तोड़ूँ तो 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी या तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। ये क्वेश्चन ही पूछता है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिस्कवर कौन किया था, तो आंसर हो जाएगा कैमिलियो गोल्गी। नेक्स्ट देखो, द गोल्गी एपरेटस इज नोन एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि गोल्गी बॉडी इन प्लांट सेल इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टायोसोम्स। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन प्लांट सेल, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्टायोसोम।
आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक सेल ऑर्गेनल और है जो जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, फ्रेम बनाता है सेल का। इसको अगर मैं बात करूं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड है। एक पार्ट है RER और मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो गया अपना ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर फैट का लेयर होता है, फैट का लेयर होता है। तो फैट चीज़ कैसा है? ऑयली टाइप का होता है, स्लिपरी रहता है, इसीलिए उसको स्मूथ दिखाता है। और RER के मैं बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ छोटा छोटा राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम अटैच रहता है। ये राइबोसोम अटैच होने के कारण ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे दिखाता है? रफ, सरफेस को रफ बनाता है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पूछेगा कि कौन सा, अब देखो राइबोसोम जो है ये क्या करता है? इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। तब अब पूछेगा कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज का साइट के हिसाब से एक्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स वाई यहाँ पे देखो लिखा हुआ है RER हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ACR हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यही क्वेश्चन बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखो राइबोसोम अभी मैंने बोला कि प्रोटीन सिंथेसिस यहीं पे होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलाडे। अब देखो राइबोसोम एंड न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनल के हिसाब से सेल को हम लोगों ने दो टाइप पे डिवाइड किया है। एक हो गया प्रोकैरियोटिक और एक हो गया यूकैरियोटिक। प्रो मतलब क्या है? प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड फैशन, और यूकैरियोटिक मतलब थोड़ा डेवलप्ड। ठीक है, डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल जो होता है वो यूकैरियोटिक में आता है, और प्रिमिटिव जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में आता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास 70S राइबोसोम होता है। बेस्ड ऑन राइबोसोम हम लोगों ने सेल को दो टाइप में डिवाइड किया। एक हो गया 70S राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक में है, और यूकैरियोटिक में क्या है? 80S राइबोसोम। आगे मैं बात करूं, यहाँ पे जो एस मैंने लिखा है, एस का मतलब क्या है? ये एस का मतलब है सेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यही पूछता है कि एस स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेंट्रोसोम। एक सेल ऑर्गेनल ये भी है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज डिस्कवर्ड बाय बोवेरी। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही से बन जाएगा। नेक्स्ट, इट टेक्स पार्ट्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं है। क्वेश्चन आएगा व्हिच सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल और ओनली फाउंड इन एनिमल सेल? तो आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। अब इसका काम क्या है? सेल डिवीज़न में जब हम लोग पढ़ेंगे माइटोटिक डिवीज़न, ठीक है, सेल डिवीज़न जैसे होता है ना, मियोसिस माइटोसिस, तो माइटोटिक डिवीज़न में स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। जब मेटाफेज और एनाफेज का एक फेज आता है माइटोटिक डिवीज़न में, तो स्पिंडल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल्स अटैच एट राइट एंगल विथ ईच अदर। मतलब ये दो हिस्सों में, इसका दो हिस्सा है। ये एक सेंट्रियोल हो गया, ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया, ठीक है, और दोनों जुड़ा हुआ रहता है 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो दूसरा ऑर्गेनल है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, वाटर बैलेंस एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। प्लांट में वैक्यूल ज़्यादा होता है, इसीलिए प्लांट का साइज बड़ा होता है। बॉडी बड़ा है, ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो प्लांट में वैक्यूल ज़्यादा मिलता है। एंड एनिमल सेल में कम स्पेस चाहिए तो इसमें वैक्यूल कम होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, वैक्यूल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या है?
इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, दिस सेल ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर एंड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में सिर्फ मिलता है। प्लास्टिड क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। अब प्लांट सेल में मिलेगा तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कलर क्या होता है, ग्रीन। तो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हम लोग पढ़े हैं क्लोरोफिल, ठीक है, वही क्लोरोफिल प्लस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल ऑफ ग्रीन लीव्स। अब सेल ग्रीन लीव्स में भी तो नहीं रहता है, ग्रीन लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल है, उसी में रहता है क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन लीव्स क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सन एनर्जी को इंट्रैप कर सकता है अपने अंदर, फोटोन को, और इसीलिए ये फूड सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ द सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 3 पार्ट है, ग्राना, स्ट्रोमा और थाइलाकोइड्स। ग्राना जो है इज ए साइट फॉर द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो पता है यहाँ पे 2 रिएक्शन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो लाइट रिएक्शन में जो होता है, लाइट रिएक्शन का कहाँ पे होता है, ग्राना में होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोफिल के लिए कौन सा आयन रिक्वायर्ड है, तो दैट इज बाई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करूँ तो ग्रीन छोड़ के बाकी जितना भी कलर है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया क्रोमोप्लास्ट। जैसे कि बात करूँ कैरोट, कैरोट में क्या होता है, कैरोटीन, कैरोटीन बोल के एक कलरिंग सब्सटेंस रहता है, तो ये भी अपना क्रोमोप्लास्ट है, ऑरेंज कलर होता है ना इसमें। फिर टोमेटो और चिली, रेड चिली जो होता है, इसके अंदर रहता है लाइकोपीन, ये भी क्या है, ये भी हो गया अपना क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट्स होता है वो क्रोमोप्लास्ट में आता है, एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन आएगा तो क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट कोई कलरिंग पिगमेंट है नहीं, कलरिंग पिगमेंट है नहीं, ये कलरलेस है, कलरलेस। और इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करना। अब क्या स्टोर करता है, देखो इसका अंदर भी 3 हिस्सा है। एक अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, एक हो गया इलायोप्लास्ट जो कि फैट को स्टोर करता है, और एक हो गया एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। तो लगभग जितना भी सारा सेल ऑर्गेनल था मैं यहाँ पर डिस्कस करने का कोशिश किया, बट एक दिन में ये पूरा पार्ट हो नहीं सकता। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, छोड़ते हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक रहेगा, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए के। तो आई होप आज जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है, हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जुड़ते रहिए, और ऐसे ही 1 लीनियर फॉर्मेट में फिजिक्स भी आएगा या एंड केमिस्ट्री भी आएगा। तो चलो टेक केयर, बाय बाय। और फिर से बोल रहा हूँ, चैनल का नाम है टाइम फॉर सक्सेस। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए और जल्दी जल्दी अपना सिलेक्शन लेके दिखाइए। चलो टेक केयर, बाय बाय।